नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से मुकदमा दाखिल किया गया है। ये मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने दाखिल किया है। इस दौरान हिंदू पक्ष की ओर से वाद दाखिल करने वाले लोग भी शामिल रहे। अब इस पूरे मामले में दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई हुई, जिसमें सिविल जज ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अब सिविल जज रवि दिवाकर ने नई याचिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा है, जिसकी सुनवाई के लिए 30 मई नई तारीख दी गई है। अब इस केस की सुनवाई जज महेंद्र पांडे करेंगे। देखिए, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो भेजा गया है, इसको कोई आर्गुमेंट नहीं हुई है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं इन्वाइट किया गया कि भेजा जाए नहीं भेजा जाए, या कोई सजेशन नहीं लिया गया है। जज साहब ने अपनी मोशन पर इस चीज को जरूरी समझते हुए ट्रांसफर किया है, तो हमें सोचना चाहिए कि मामला कितना जरूरी है। देखिए, आज ये केस ट्रांसफर कर दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय आज कहीं और व्यस्त हैं, माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं है, और 30 मई की डेट सुनिश्चित हुई है इस मामले की सुनवाई के लिए। देखिए, मैं केवल इतना ही कहूंगा, वो परम सौभाग्य का समय आ रहा है जब संपूर्ण सनातनियों को बाबा विश्वेश्वर के जलाभिषेक का सौभाग्य प्राप्त होगा। हरे हरे महादेव। आज इंटरिम इंजंक्शन पे हियरिंग थी, बट सीनियर डिवीजन ने उसको फाइल को सीनियर डिवीजन एफटीसी में ट्रांसफ़र कर दिया है, और वो किसी अन्य के मुकदमे में एंगेज हैं, जिसकी वजह से मुआयने में वो गए हुए हैं, इसलिए उन्होंने डेट 30/5 को लगा दी गई है। तो नेक्स्ट हियरिंग 30/5/2022 को ही होगी। तो कोई बहस नहीं हुई है, क्योंकि वो किसी मुआयने में थे, इस वजह से डेट लग गई है। प्रेयर यही है कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनको वहाँ से जाने के लिए प्रतिबंधित किया जाए, और हमें पूजा करने के लिए अधिकार दिया जाए, और जो इंक्रोचमेंट है अपर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर है उसे हटाया जाए। यही सब है। और हम लोगों को जो पोजीशन है मुस्लिम पक्ष के पास, उसको हिंदू पक्ष को हैंड ओवर किया जाए। दैट्स ऑल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो ज्ञानवापी ये जो पूरा मामला है, इस पर कुल मिलाकर 7 याचिकाएं जो है वो दायर हो चुकी है। आज जिस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई है वो जिला कोर्ट में चल रहा था। अब दूसरी तरफ इस पर क्या कुछ कहा गया है, हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया था, क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आया फिलहाल? धर्मेंद्र, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका पर आज ये सुनवाई हुई थी, जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट को इसे ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इस पर 30 मई को सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को महेंद्र पांडे सुनेंगे, और आज वाराणसी के सिविल कोर्ट ने यह फैसला किया है। धर्मेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुल 7 याचिकाएं अब तक दायर हो चुकी है, आज नई याचिका पर सुनवाई हुई थी, क्या कुछ निकल कर सामने आया इस पर? देखिए, स्पष्ट रात्रि में बताना चाहूंगा कि श्रृंगार गौरी का जो प्रकरण है, ये सीनियर सिविल डिवीजन जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में आदि भगवान विश्वेश्वर विराजमान है के नाम से मुकदमा दाखिल किया गया। यह मुकदमा वैश्विक सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने दाखिल किया है। इनका कहना है कि भगवान विश्वेश्वर अगर वहाँ पे विराजमान मिले हैं, सर्वे रिपोर्ट में उनको पाया गया है, वीडियोग्राफी में वो मिले हैं, तो पूजा का अधिकार हम लोगों को दिया जाए, और जो वो संरक्षित किया गया है उसमें जो है पूजन अर्चन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जाए। ये जो है इनका है कि तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष का प्रवेश वर्जित किया जाए, प्रतिबंध किया जाए, पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयं भू प्रकट हो चुके हैं, और तत्काल पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए। ये प्रार्थना पत्र स्वीकार अदालत ने कर लिया है। 25 मई आज की तिथि पर उन्होंने स्वीकार किया और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, और इसकी 30 तारीख यानी सोमवार के दिन जो है पुनः सुनवाई होगी इस पर, और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत क्या इस पर निर्णय लेती है, क्या आदेश देती है, ये तो उस दिन का दिन ही तय करेगा। पहली चीज, दूसरी चीज रात्रि में बताना चाहूंगा, पहली जो याचिका है वो श्रृंगार गौरी को लेके है, जिसको लेकर SIT रिपोर्ट और सर्वे जिस तरीके से सर्वेक्षण हुआ है उसकी रिपोर्ट 12 पेज की सबमिट की गई, उसमें आदि विश्वेश्वर का जिक्र किया गया है, और वहाँ पे जो सनातन धर्म की प्राचीन
चीजें पाई गई हैं उसका भी जिक्र 12 पेज की रिपोर्ट में किया गया। उसको लेके कहीं न कहीं ये याचिका है और उसमें भगवान विश्वेश्वर को दर्ज कर दिखाया गया है। एक वीडियो भी सोशल पे वायरल हो रहा है जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से उसमें भी जो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उसमें भगवान विश्वेश्वर के अस्तित्व का जिक्र किया गया है कि नहीं, वहाँ पे एक शिवलिंग के आकार का पत्थर देखा गया है जिसको कि फव्वारा विपत्ति द्वारा बताया गया है। तो कहीं न कहीं जो है इनके द्वारा जिस तरीके से आज मांग की गई है, अब यानी कि कुल मिलाकर जो 7 याचिका उनमें से आज ये नई याचिका थी जिस पर ये सुनवाई हुई है और सेंसिटिव अब इसलिए भी ये मामला होता जा रहा है क्योंकि पहले तक वहां पर मुस्लिम भाई नमाज अता करते आए हैं, पूजा करते आए हैं। अब दूसरी तरफ अब हिंदुओं की तरफ से जो 4 बिंदु जो यहाँ पर जो याचिका में लगाए गए उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगा दिया जाए, पूरी तरह से हिंदुओं को परिसर सौंप दिया जाए। तो अब इस पर कहीं ना कहीं आसपास अब सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता करने की आवश्यकता होगी जब तक ये केस चलता रहेगा। और कोर्ट ने भी हालांकि इस पर फैसला दे दिया है कि अब इस पर जो सुनवाई है वो फास्ट ट्रैक में होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं यूपी विधानसभा बजट सत्र की। तो योगी सरकार कल विधानसभा में पेश करेगी पूर्ण बजट। दूसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट कल पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करेंगे। अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। यूपी का बजट लगभग 6 लाख करोड़ के करीब हो सकता है। नई परियोजनाओं पर प्रदेश सरकार का ध्यान रहेगा। नई योजनाओं को शुरू करने के लिए बजट में प्रावधान होगा। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का प्रावधान रहेगा। मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी का भी प्रावधान होगा। तो नई योजनाओं पर प्रदेश सरकार का ध्यान रहेगा। कल महत्वपूर्ण दिन भी है क्योंकि कल बजट पेश होगा। आपको ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, योगी सरकार कल पेश करेगी दूसरे कार्यकाल का पहला बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, जो कल विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। यूपी का बजट लगभग 6 लाख करोड़ के करीब का हो सकता है और कई जो नई परियोजनाएं चल रही है उस पर ज्यादा ध्यान रहेगा। इधर सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आज तीसरे दिन भी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास नहीं बल्कि सरकार सांप्रदायिकता को आगे बढ़ा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को लेकर चर्चा की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गर्मी निकालना अब गलत शब्द नहीं रह गया है। नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देखें किस पैरामीटर में हम कहां खड़े हैं। शिक्षा के सूचकांक में यूपी सबसे नीचे से 4 स्थान पर है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये हमारे माननीय सदस्य के किसी के आंकड़े नहीं है। अध्यक्ष जी, ये नीति आयोग का आंकड़ा है कि शिक्षा के सूचकांक में सबसे नीचे से ऊपर 4वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगर हम स्वास्थ्य के सूचकांक में देखें तो सबसे नीचे वाले पायदान पर है। देश में गरीबी बढ़ाने वाले बड़े राज्यों में अगर कोई प्रदेश आ रहा है तो उत्तर प्रदेश आ रहा है। और केंद्र सरकार की रिपोर्ट में, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि मिड डे मील योजना में घोटालों में यूपी सबसे आगे। इनोवेशन के मामले में देश का 16वां राज्य यूपी। भूखमरी में देश का 4था सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। नीति आयोग। फेक इनकाउंटर के मामले में मानवाधिकार के सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी प्रदेश को मिले हैं तो माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को मिले हैं। साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं से आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। महिला अपराध में कल भी कहा मैंने माननीय अध्यक्ष जी, और आज फिर कहता हूं मैं, ये आंकड़े विपक्ष के नहीं है, ये आंकड़े वो हैं
जो डायल 100 112 या सरकार आंकड़े दिल्ली को भेज दिए। एनसीआरबी के आंकड़े में अगर महिला अपराध में सबसे ज्यादा मामले देश में अगर कहीं आ रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा ने जो विकास कार्य कराए थे तो क्या सफाई से जमीन बेचकर लाए थे। इस पर अखिलेश यादव तमतमा गए और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को कहा कि क्या तुमने अपने पिताजी की जमीन बेचकर पैसे लाकर विकास किया। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आप तब अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है। जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा तो पिताजी ने क्या बात है। वहीं नोकझोंक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा सदन की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। डिप्टी सीएम बोल रहे हैं तो कमेंट्री नहीं बोलनी चाहिए। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि केशव प्रसाद दूसरी बार लगातार डिप्टी सीएम है, इसलिए उनकी बातों को शालीनता से सुनना चाहिए। सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है। और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, ये ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। जो विकास कार्य करा रहे हैं या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास, आपने कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ढंग से की थी। आपके यहां के दूसरे नेता या जब माननीय उप मुख्यमंत्री का यहां पर भाषण संपन्न होता, उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही में सपा विधायक ने कोरोना के दौरान प्रतिष्ठानों के बिजली बिलों की माफी को लेकर सवाल किया। कोरोना के समय विदेशी फ्लाइटों को वक्त पर ना रोके जाने को लेकर भी सवाल उठाए गए। वहीं राज्य के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सपा के बिजली को लेकर उठाए गए सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के पिछले 5 सालों के कार्यकाल में बिजली के क्षेत्र में शानदार काम हुआ है। वहीं विपक्ष के विधायकों ने किसानों को आ रही बिजली की समस्या पर भी सवाल पूछा। जिनका पूरा परिवार को कोरोना हो गया, जिनका पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती था, मान्यवर, आप प्रश्न करिए। से कोरोना का आप क्या जानकारी करना चाहते हैं, पूछिए। तो मानव प्रश्न ये है कि कोरोना में जब सरकार के आदेश पर दुकानें बंद थी तो उन दुकानों का बिजली का बिल क्यों लिया जा रहा है? सरकार क्या बिजली का बिल माफ करेगी? ये स्पष्ट प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर नहीं। आप आने दीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रामनरेश जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, भारत के कोरोना काल के व्यवस्थापन की आज पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों, विशेष करके इन दोनों महानुभावों ने जिस प्रकार से कोरोना का व्यवस्थापन किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक दृष्टांत, एक उदाहरण बनकर के अपने समक्ष प्रस्तुत है। इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा मान्यवर। इसे आपको माननीय अध्यक्ष जी और आपके मार्फत में सभी सदन के अपने सदस्यगण से भी कहूंगा कि पूरी दुनिया में जिस बात की प्रशंसा हो रही है उस पर प्रश्न चिन्ह कृपया कर। तो यूपी विधानसभा की कार्यवाही का आज तीसरा दिन रहा और विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने बिजली बिलों को लेकर भी यहां पर सवाल किया, जिसमें कोरोना काल में कई प्रतिष्ठानों के बिजली बिल माफी को लेकर सवाल किए गए। किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर भी यहां पर विपक्ष ने सवाल उठाए।
उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इन 11 सीट के लिए 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए आज राज्यसभा के लिए सपा उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस नेता रहे कपिल सिब्बल ने नामांकन किया है। अब इस दौरान उनके साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव मौजूद रहे। नामांकन के बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं कांग्रेस का नेता था लेकिन अब नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैंने सपा के समर्थन में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। मैं कांग्रेस की सदस्यता से 16 तारीख को इस्तीफा दे चुका हूं। उन्होंने आगे कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार। बात तो ये है कि मैं यहाँ जो नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने भरा है वो निर्दलीय का भरा है। अच्छा, निर्दलीय का भरा है, इंडिपेंडेंट का भरा है। और मैं आभारी हूँ अखिलेश जी का कि उन्होंने मेरा समर्थन दिया है। देखिए, हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं। हरिद्वार में राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब ने आज बैठक की। इस दौरान हरिद्वार की 11 विधानसभाओं के अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विकास कार्यों और दूसरी योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारी से उनके किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा। हरिद्वार के स्कूलों में उर्दू टीचरों की भर्ती को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी से भी जानकारी मांगी गई। हालांकि उर्दू टीचरों के रिक्त पदों पर खंड शिक्षा अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए। दूसरी तरफ राज्य मंत्री मजहर नईम ने बैठक में गैर मौजूद अफसरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि जवाब संतोषजनक नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे कहा कि सरकार की योजनाओं की जानकारी जिन अफसरों को नहीं है उन्हें संबंधित विभागों से हटाया जाएगा। राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब ने विकास कार्यों को लेकर एक हफ्ते में सभी अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। कि अगली बैठक में पूरी तैयारी से आए। एक सप्ताह के अंदर हमने सारी रिपोर्टें, डाटा मांगा है, वो हमारे आयोग में डाटा मिलेगा हमें। और जो अधिकारी लापरवाही करेंगे, हम कतई इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये विकास का काम है, ये उन व्यक्तियों को लाभ देने का काम है जो भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्रा को कहीं पर भी रोका नहीं गया है। यात्रा पड़ाव पर यात्रियों की सुविधा के लिए हिसाब से उन्हें आगे जाने का रास्ता दिया जा रहा है। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग और दूसरी जगहों पर आगे की यात्रा के लिए रुक रुक कर भेजा जा रहा है। आगे ये भी बताया कि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी थी, जिसे देखते हुए प्रशासनिक अमले ने व्यवस्था कर रखी है। मौसम विभाग से समय समय पर अलर्ट्स मिलते हैं, उसके अनुसार हम लोग जिलाधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं और उस तरीके से वहाँ पर कितना भीड़ है उसका नियंत्रण, उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाना है, उसकी व्यवस्था जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा की जाती है। इधर ग्रेटर नोएडा के जमीन फर्जीवाड़े से उत्तराखंड के अफसरों के तार जुड़े होने के मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि नौकरशाही के परिजनों का नाम इस तरह से जमीन फर्जीवाड़े से जुड़ना बड़ा मामला है। सरकार को पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले की जांच यूपी एसटीएफ कर रही है। इसे लेकर प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की बात भी कही है। कल जो घटना घटी है, तोमर नाम के गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसने अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों में उनको दबाव में लेकर जमीनें खरीदी हैं, जमीनें अपने कब्जे में ली हैं और उसमें उत्तराखंड के कुछ आईएएस अधिकारियों के परिजनों के नाम, एक आईपीएस अधिकारी के परिजनों का नाम है, वो एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ हुई है। और 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सभी लोग बिल्कुल मौन साध के बैठ गए हैं। वो बताना चाहिए उनको कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई वो करने जा रहे हैं। और मेरा तो ये भी कहना है कि इसमें निश्चित ही कुछ सफेदपोश लोग भी शामिल होंगे। चंपावत में 31 मई को उपचुनाव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग नजर बनाए हुए है। उपचुनाव के 48 घंटे पहले यानी कि 29 मई को आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद सभी पार्टियों के चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएंगे।
साथ ही जिले की सीमाएं भी सील कर दी जाएंगी। इसे लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने ये भी जानकारी दी है कि रिटर्निंग ऑफिसर को आचार संहिता के पालन कराने के साथ ही मतदान के दिन वेबकास्टिंग कराने का भी निर्देश दिया गया है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।